हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 12 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ से। सबसे पहले नेशनल में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है रिलेटेड टू जुडिशरी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो जस्टिस यशवंत वर्मा थे इनको रिमूव करने की प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन से सिग्नेचर ले रहे हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ एनी जज बाय पार्लियामेंट। तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में उनके किसी भी जज के रिमूवल की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पहले आपको कुछ एमपीज़ के सिग्नेचर्स लेने होते हैं। लोकसभा के केस में ये 100 एमपीज़ के सिग्नेचर, प्रपोजल पे 100 एमपीज़ के सिग्नेचर लेने होते हैं। और राज्यसभा में अगर प्रपोजल निकला है तो वहाँ पे 50 एमपीज़ जो हैं उनके सिग्नेचर्स प्रपोजल पे आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो पार्लियामेंट में स्टार्ट की जा सकती है। वंस द प्रपोजल रिसीव्स दिस मच ऑफ सिग्नेचर तो फिर वो इम्पीचमेंट का मोशन पार्लियामेंट में निकाला जाता है विच रिक्वायर्स अ सर्टेन मेजॉरिटी इन ऑर्डर टू बी पास्ड। आपके लिए फर्स्ट होमवर्क यही है आज का कि आप मुझे देख के बताएंगे कि पार्लियामेंट में जजेस को रिमूव करने के लिए जब कोई इम्पीचमेंट मोशन निकलता है तो उसको कितनी मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे अभी लोकसभा में एमपीज़ जो हैं वो एमपीज़ के सिग्नेचर कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। वंस इट गेट्स द एडिक्वेट या मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्ट फॉर द प्रपोजल तो फिर वो रिजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन निकलेगा और वो पास होने के बाद जजेस का इन जस्टिस वर्मा का रिमूवल हो जाएगा। उसके बाद आती है सेकेंड न्यूज़। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग दी है। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट देना बीएनएस सेक्शन 152 के अंडर में क्राइम नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा था हाई कोर्ट, क्या बात कर रहा था हाई कोर्ट ने? ये बात बेसिकली इस कंटेक्स्ट में बोली है कि अगर कोई पर्सन नियरली पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहा है जिसमें किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट को रेफ़र नहीं कर रहा वो, या इंडिया को मेंशन नहीं कर रहा, या प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के या ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा जो इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट में है और सिर्फ मियरली वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है वर्बली या किसी भी एक्शन से जो कंट्री की, इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी थ्रेट या यूनिटी को थ्रेटन नहीं करता, तो इस केस में आप बीएनएस सेक्शन 152 के अंदर में उसको क्रिमिनल चार्ज उसके ऊपर नहीं लगा सकते। सेक्शन 152 क्या है बीएनएस का? सेक्शन 152 बीएनएस का उन एक्ट से डील करता है जो इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेटन करते हैं। इसमें ना सिर्फ फिजिकल एक्शन आते हैं बट कोई भी किसी भी तरीके से, जैसे कि वर्ड्स हो गए, साइंस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस हो गए, फाइनेंशियल मीन्स हो गए, किसी भी तरीके से आप अगर कंट्री के सोवरेनिटी या इनसिक्योरिटी के थ्रेट में काम कर रहे हो, अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 152 के अगेंस्ट में चार्ज किया जा सकता है। लेकिन आप कोर्ट ने इस रूलिंग में यही बोला है, लेकिन आप अगर मियरली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो जिसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है स्पेसिफिकली, तो उस केस में आप इसको इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट बोल के सेक्शन 152 के अंदर में उसको ट्राई नहीं कर सकते। देन उसके बाद थर्ड न्यूज़ रिलेट्स टू तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लोकल बॉडी के जो पोल्स या इलेक्शंस होते हैं उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज जो हैं इनके लिए 42% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो ये कांग्रेस ने बेसिकली बहुत पहले इलेक्शंस के पहले प्रॉमिस किया था या मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि हम ओबीसीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस में बढ़ा देंगे। तो इस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए ऐसा किया है। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ पे। तो इसमें सबसे पहले आती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देयर इज़ अ मिस्टेक हियर, दिस न्यूज़ शुड हैव बीन पुट इन नेशनल हेडिंग अगेन, बट वो गलती से यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, जिसके जो हेड होते हैं वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने 32 डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल जो हैं, जो फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया और इको सेंसिटिव जोन्स से लैंड डाइवर्ट करने के लिए जो है प्रपोज करते हैं, उसको अप्रूवल दे दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, सिक्किम इन जगह पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ और इको सेंसिटिव जोन्स जो हैं उनमें से कुछ ज़मीन को, फॉरेस्ट एरिया की ज़मीन को उन्होंने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डाइवर्ट करने के लिए अलाउ या अप्रूवल दे दिया है।
तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि इंडिया में कोई भी फॉरेस्ट लैंड होता है या फिर पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जैसे कि नेशनल पार्क होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, टाइगर रिजर्व होते हैं, इनके एरिया को, इनके किसी भी पार्ट को अगर आप किसी दूसरे नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिकमेंडेशन या अप्रूवल परमिशन लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू डिफेंस। तो यहाँ पे DRDO और IAF इंडियन एयरफोर्स जो हैं उन्होंने सक्सेसफुली अभी एक न्यू मिसाइल जो है वो टेस्ट करी है। तो DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजिनस, ये लोकली हमारे इंडिया में ही डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BV राम मिसाइल, इसको टेस्ट किया है सक्सेसफुली। कहाँ पे? उड़ीसा के कोस्ट पे यहाँ पे इसको टेस्ट किया है। तो ये मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र मिसाइल। ये अस्त्र मिसाइल कैसे अटैक करती है? जैसे एक फाइटर प्लेन जो है उसमें ये इक्विप रहती है और सामने किसी दूसरी अगर कोई फाइटर प्लेन है तो इस पर अटैक करने के लिए, या कोई भी एरियल टारगेट है सामने, एयर टू एयर नाम है ना इसका, तो ये हवा से हवा में कि कोई अटैक या कोई डिस्ट्रक्शन करने के लिए लॉन्च की जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल फॉर अस। ये हमारे जो एयरफोर्स, एयर कॉम्बैट जो होती है, किसी भी फॉरेन कंट्री से कन्फ्लिक्ट होती है तो एयर टू एयर जो कन्फ्लिक्ट होती है वहाँ पे ये हमको डील करने में हेल्प करती है। ये सुखोई 30 मार्क 1 का जो प्लेटफॉर्म है या जो फाइटर प्लेन है उसमें लगा के अभी टेस्ट की गई है। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंडिया और आसियान की। आसियान मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इन दोनों रीजन्स के बीच में एक 5 ईयर एक्शन प्लान अडॉप्ट हुआ है फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग पे। तो यहाँ पे 58th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी अभी कुआलालंपुर मलेशिया में। तो इसमें आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में इन दोनों रीजन्स ने एक नया पैक्ट अडॉप्ट किया है, आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन, अगले 5 साल के लिए। अगले 5 साल मतलब 2026 से 2030 के लिए। इस 5 साल के पीरियड में, नेक्स्ट 5 ईयर्स के पीरियड में, ये और जो मतलब जो ऑलरेडी जिन एरियाज़ में कोऑपरेशन कर रहे हैं उन एरियाज़ में, और जिन एरियाज़ में नहीं करते, न्यू एरियाज़ जो हैं उनमें कोऑपरेशन इंक्रीज़ करने के लिए दोनों रीजन्स काम करेंगे और कोऑपरेशन बहुत डीप लेवल तक ले जाने के लिए काम करेंगे, सो दैट दोनों रीजन के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो डेवलप हो पाए। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कम्स टू ये चाइना से रिलेटेड। यहाँ पे रिसेंटली कल एक न्यूज़ आई है कि एक हिडन चाइनीज़ वेसल है, ये स्पॉट किया है हमने इंडियन वाटर्स में, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में जो इंडिया की जो टेरिटोरियल लाइन है, मतलब जहाँ तक हम अपनी टेरिटरी मानते हैं उससे जस्ट क्लोज टू दैट, मतलब जस्ट लाइन के थोड़ा सा बाहर 120 नॉटिकल माइल्स पे हमको एक एक्टिव चाइनीज़ वेसल जो है हिडन मिली है। तो ये किसने ढूंढ के दिया है? एक फ्रांस की मैरीटाइम इंटेलिजेंस कंपनी है। ये पूरे बे ऑफ बंगाल का जो रीजन था उसको ट्रैक कर रहा था, उसको सर्वे कर रहा था और उसमें देख रहा था कि उसमें कौन सी वेसल्स कितनी हैं, किस कंट्री की हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 1897 वेसल्स को ट्रैक किया, जिनमें से 91% वेसल्स को तो उन्होंने लीगली ट्रैक किया कि हाँ ये तो ऑथेंटिक सिग्नल छोड़ रही हैं और ये परमिशन से वहाँ पे हैं, और उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ ने एक दूसरी कंट्रीज़ को इन्फॉर्म किया हुआ है कि हमारी ये वेसल है। लेकिन 9.6% वेसल्स थी जिनमें कोई AIS एक्टिविटी नहीं थी। AIS एक्टिविटी मतलब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम वहाँ पे उसका इनएक्टिव था। ये AIS सिस्टम चालू रहना किसी भी वेसल में ज़रूरी होता है ताकि कोई दूसरी कंट्री टैग कर सके कि वहाँ पे कोई और वेसल तो नहीं है या एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो ये चाइनीज़ जो शिप थे इन्होंने अपनी ये जो AIS सिस्टम था इसको बंद करके रखा हुआ था ताकि इनकी लोकेशन को कोई ट्रैक ना कर पाए या एसेस ना कर पाए। लेकिन ये फ्रेंच कंपनी जो थी इन्होंने अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स का जो डिटेक्शन करते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने इसको डिटेक्ट करके बताया कि चाइना की ये वेसल हिडन है और यहाँ पे ये कुछ असेसमेंट या स्टडी कर रही है। तो इसमें उनका ये कहना है, ये जो फ्रेंच कंपनी है इनका कहना है कि ये जो चाइनीज़ वेसल है इसका मेन मिशन है वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में सी फ्लोर है उसको मैप करना, अराउंड में सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वाटर्स का बे ऑफ बंगाल का उसको एसेस करना, और सबमरीन का ट्रांजिट कॉरिडोर आइडेंटिफाई करना, मतलब कौन सा रूट है जिससे सबमरीन बहुत अच्छे से वहाँ पे ट्रैवल कर सकती है, किस रूट से, ताकि इंडिया तक या इस रीजन तक लैंड तक पहुँच सके।
तो ये मेनली सर्विलेंस ऑपरेशंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्रिपेयर्डनेस की तैयारी का इंडिकेटर होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि चाइना जो है पूरे अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने की, बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया को आने वाले टाइम में जो है अपनी वाटर के थ्रू, मतलब सबमरीन मेरीन रूट से, लैंड के रूट से, हर तरीके से इंडिया को कंटेन या अटैक कर सके। अभी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि उसने पाक को भी एज अ लैब रैट यूज़ किया था कि अपने वेपन्स टेस्ट करने के लिए उसने पाक को बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ किया था कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स उसको दे के बोला था कि आप इससे अटैक करो। तो इट वॉज नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान, इट वॉज मेनली असेसिंग इट्स कैपेबिलिटीज़ कि इंडिया को अटैक करना होगा लैंड रूट से फ्यूचर में, तो किन किन चीज़ों का ज़्यादा यूटिलिटी की यूज़फुलनेस रहेगी। सिमिलरली वाटर के एरिया का भी असेसमेंट कर रहा है ताकि आगे चल के, जैसे वहाँ पे बे ऑफ बंगाल रीजन में इसकी बांग्लादेश से दोस्ती भी अच्छी हो गई है और बढ़ती जा रही है, तो ये हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट बनता जा रहा है कि बांग्लादेश और चाइना का कोलेबोरेशन आगे चल के इंडिया को तकलीफ़ दे सकता है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ पे। तो यहाँ पे एक नया स्कैम जो है वो इमर्ज हुआ है एंड दिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड इंडियाज़ बिगेस्ट पॉन्जी स्कैम। तो यहाँ पे 5 करोड़ लोग जो हैं ये इस स्कैम का जो है बेसिकली विक्टिम बने हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उन्होंने अभी 2 दिन पहले पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं गुरनाम सिंह, उनको अरेस्ट किया है। इनके ऊपर एक्यूजिशन है कि उन्होंने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम 49,000 करोड़ रुपीस के पॉन्जी स्कैम्स जो हैं वो कंडक्ट करके अक्रॉस 10 स्टेट्स 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को ड्यूप किया है। तो PACL के ऊपर एलिगेशन क्या है? पहली बात तो ये NBFC नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ये किसी भी टाइप का फाइनेंशियल स्कीम इस तरह का नहीं चला सकती। दूसरा, इन्होंने जो स्कीम चलाई ये पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम का मतलब क्या होता है? जिसमें आप पहले कुछ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हो, उनसे पैसे लेते हो, फिर आपको इन्वेस्टर्स को पैसे चुकाने भी होते हैं, कुछ बिज़नेस कंडक्ट करना होता है। जो इन्वेस्टर्स ने आपको पैसे दिए हैं उससे आप कुछ बिज़नेस ऑपरेशन चलाओगे और वो बिज़नेस ऑपरेशन से अर्न करके आप ये इन्वेस्टर्स के पैसे रिटर्न करोगे। लेकिन पॉन्जी स्कैम में ऐसा नहीं होता। पॉन्जी स्कैम में कोई एक रियल बिज़नेस नहीं होता। इसमें जो पर्सन है जिसने पैसे लिए इन्वेस्टर्स से, वो इन्वेस्टर्स के पैसे न्यू इन्वेस्टर्स को खींच के रिटर्न करता है। मतलब ही टेक्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, ही बेसिकली टेक्स सम कमीशन, ही देन बेसिकली टेक मनी फ्रॉम सम न्यू इन्वेस्टर्स, उनको कुछ फेक प्रोमिसेस करके, और फिर उस मनी से वो पुराने इन्वेस्टर्स को पैसे चुकाता है और बीच में अपना कमीशन ले लेके वो ही बेसिकली कीप रनिंग द ऑपरेशंस। तो यहाँ पे पॉन्जी स्कीम में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये अट्रैक्शन दिया या उनको ये प्रॉमिस किया, फेक प्रॉमिस कि हम आपको, आप हमारे पास कैश डिपॉजिट करिए, बदले में हम आपको कुछ टाइम के बाद अच्छा खासा एक अच्छा प्राइम लोकेशन पे आपको एक लैंड जो है वो परचेज़ करके प्लॉट देंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो आपको एक ये पीरियोडिकली कुछ अमाउंट जो है हमारे पास डिपॉजिट करते रहना है, FD की तरह आप ये करते रहेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आपको एक बहुत अच्छा प्लॉट खरीद के देंगे। बट एक्चुअल में नो सच प्लॉट एग्जिस्टेड, नो सच लैंड एग्जिस्टेड एंड दिस ऑपरेशन केप्ट कंटिन्यूइंग, जिससे ये पूरा स्कैम 49,000 करोड़ रुपीज़ का बन गया। सो दिस कंप्लीट्स अवर न्यूज़ ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे। इन सारी न्यूज़ को आप दिमाग में रखिएगा, इन सारी न्यूज़ पे एनालिसिस कीप कमिंग फॉर द पर्पस ऑफ मेंस आंसर राइटिंग एंड प्री के लिए भी क्वेश्चंस इन सारी न्यूज़ से बनते हैं। Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. That might be beneficial for them also.